जैसे सैमसंग कंपनी ने एक बैटरी लॉन्च किया, उसका 10 साल के लिए वो ट्रेडमार्क पेटेंट करा के रखा हुआ है, तो आप ये करवा सकते हैं। तो मार्केटिंग अगर देखा तो दो तरह के मार्केटिंग होते हैं, एक तो होता है ट्रेडिशनल वे और एक होता है डिजिटल मार्केटिंग। हाय, माय नेम इज अंकित कुमार। तो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंडिया में कोई भी स्टार्टअप आइडिया जो होता है उसको एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाता है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या स्टेजेस होते हैं, तो उसी के बारे में हम आज देखने वाले हैं। आपके पास कोई भी स्टार्टअप आइडिया है तो हम आइडिया को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो ब्लू ओशन आइडिया और एक है रेड ओशन आइडिया। ब्लू ओशन आइडिया क्या होता है? ब्लू ओशन आइडिया उस तरह का आइडिया होता है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं हो। मान लीजिए कि अगर आप कोई ओशन में हो तो आप अकेले हो, उसका आप आपके अलावा कोई ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, जो बोटिंग कर रहे हो आप अकेले कर रहे हो। और वहीं पे रेड ओशन आइडिया क्या होता है? रेड ओशन आइडिया जो ऑलरेडी कोई कर रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, उसमें हम खुद ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आइडिया उस तरह से चूज करना चाहिए कि जो ब्लू ओशन में बिलोंग करे। अगर वो आपका आइडिया अगर रेड ओशन में है तो कुछ इस तरह से यूनिकनेस लाइए, कुछ यूनिक होना चाहिए कि जो ब्लू ओशन की तरफ चले जाए। और अगर डर लगता है कि आपका आइडिया कोई रेप्लिकेट कर ले तो कुछ ऐसा यूनिकनेस होना चाहिए आइडिया में कि वो रेप्लिकेट नहीं हो पाए। अगर वो हो भी सकता है तो आप उसका ट्रेडमार्क करवा लीजिए, उसका पेटेंट करवा लीजिए। जैसे सैमसंग कंपनी ने एक बैटरी लॉन्च किया, उसका 10 साल के लिए वो ट्रेडमार्क पेटेंट करा के रखा हुआ है, तो आप ये करवा सकते हैं। और सेकेंड स्टेज पे आता है, सेकेंड स्टेज पे आप क्या होता है कि प्रोडक्ट जो भी आपका आइडिया है, अगर आपने आइडिया चूज कर लिया है तो उसका प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कीजिए। लॉन्च इन द सेंस कि पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं, एक छोटे से एरिया, एक छोटे से सेगमेंट में टेस्टिंग के लिए, पायलट रन के लिए आप वहां पे लॉन्च कीजिए। कुछ यूजर्स को, कुछ कस्टमर्स को अपना सर्विस दीजिए या प्रोडक्ट दीजिए और वहां से रिव्यू लीजिए। अगर सक्सेसफुली अगर कस्टमर दोबारा आ रहे हैं तो आप आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो और रिव्यू, कस्टमर के रिव्यू से आप उसे मॉडिफाइड कीजिए। किसी थर्ड स्टेज होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का आप जितना वैल्यू हो उससे जितना प्राइस है उससे ज्यादा वैल्यू दीजिए। कहने का मतलब कि अगर प्राइस है 1000 रुपये तो कोशिश कीजिए कि उसका वैल्यू जो उस प्रोडक्ट या सर्विस का वैल्यू 1100 रुपीज हो, 1200, ताकि कस्टमर सेटिस्फिकेशन हो सके। और थर्ड में आता है कि थर्ड स्टेज में अगर आप देखा जाए तो मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स इन द सेंस कि आपने पायलट रन कर लिया, आपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर लिया है कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में, कुछ पर्टिकुलर आइडिया में, तो अब उस प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड हो सके तो मतलब स्केल करने के लिए आपको मार्केटिंग की जरूरत होता है। तो मार्केटिंग अगर देखा तो दो तरह के मार्केटिंग होते हैं, एक तो होता है ट्रेडिशनल वे और एक होता है डिजिटल मार्केटिंग। और पहले जो मार्केटिंग होती थी तो उसमें फ्लैक्स छपवाते थे, पेपर में अपना एडवर्टाइजिंग करते थे, तो एक ट्रेडिशनल वे में करते थे। अब इस एरा में क्या होता है कि जो भी आपका ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस है वो स्मार्टफोन यूज करते हैं और इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो आपको आसानी से मार्केटिंग हो सकता है। अगर कंपेयर किया जाए ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मान लिया जाए कि आपको किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट करना है। मान लेते हैं कि आप फीमेल के टारगेट कर रहे हैं, तो फीमेल के टारगेट करने के लिए आप किसी भी फ्लैक्स छपवाकर आप खंबे पर लगवाते हैं, तो मान लेते हैं कि उसका प्राइस अगर 3 लाख रुपीज अगर पड़ता है, तो 3 लाख रुपए आपके पास अगर होगा तभी आप फ्लैक्स छपवाकर वहां पे लगवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगवा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, फीमेल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फ्लैक्स फीमेल ही देखेगी, वहां पे बच्चे भी देख सकते हैं, बूढ़े भी देख सकते हैं, हर कोई आते जाते जो है सो देख सकता है। तो इसमें आपका कोई डिफरेंस नहीं हो पाएगा। अगर वो वही हम डिजिटल मार्केटिंग में देखें तो आप फेसबुक ऐड चला सकते हैं, गूगल ऐड चला सकते हैं, यूट्यूब ऐड चला सकते हैं, लिंक्डइन ऐड, बहुत सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस सब पे ऐड चला सकते हैं। और पर्टिकुलर अगर मान लिए जाते हैं कि आपके पास 2000 रुपीज है, अगर उतना ही में आप चलाना चाहते हैं तो उतना भी में चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास 3 लाख 4 लाख रुपया होगा तभी आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट
एक लो प्राइस पे भी आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको फीमेल करना है तो वो आप सिर्फ फीमेल को दिखा सकते हैं, ना कि पूरे वर्ल्ड वाइड को दिखाने की जरूरत है। और पर्टिकुलर आइडिया को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये मार्केटिंग होने के बाद अब फोर्थ स्टेज आती है फंडिंग की। फंडिंग इन द सेंस कि आप कोई भी आइडिया को बनाया है तो उसमें आप स्केल करने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है। तो पहले तो आप जितने आपके पास सेविंग्स है उससे कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को स्केल कर सकें। और सेकेंड में आप क्या कर सकते हैं कि फैमिली एंड फ्रेंड से आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। अगर फैमिली एंड फ्रेंड कैपेबल नहीं है तो आप एबीसी टॉक्स में आ सकते हैं। और एबीसी टॉक्स में आप दो तरह से फंड रेजिंग कर सकते हैं, एक तो इक्विटी बेस्ड और दूसरा डेप्थ बेस्ड। अगर आपके आइडिया में कॉन्फिडेंस है 90% कॉन्फिडेंस है कि हम आइडिया को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो आप डेप्थ पे लीजिए। डेप्थ में ये होता है कि आपको कंपनी का इक्विटी नहीं, हिस्सेदारी नहीं देना पड़ता है, बस कुछ इंटरेस्ट के साथ आप उस प्राइस को लौटा देते हैं कुछ टाइम पीरियड, वो एक फाउंडेशन के साथ आप लौटा देते हैं और कुछ दिन में आप सुधार सकते हैं। बट इक्विटी में होता है कि आपको कंपनी की हिस्सेदारी देनी पड़ती है। अगर आपके आइडिया में थोड़ा सा भी डाउट है कि ये हमारे पास इसका जानकारी नहीं है, हो सकता है कि एक्सपर्टीज में जो है उसकी जानकारी न हो सके, तो बहुत सारे क्राइटेरिया डिपेंड करता है किसी भी बिजनेस को या स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए। तो आप अगर जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बड़े बड़े, चाहे सीईओ हो सकते हैं, सीएफओ हो सकते हैं, चाहे बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है पिछले कुछ साल, तो आप उनसे क्या है कि हेल्प ले सकते हैं या उनका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और उसके बदले आप उनके कुछ फाइनेंशियल तो देखते ही हैं और फिर उनका एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हैं। दैट्स अबाउट। और ये क्या होता है कि इस तरह से आप इंडिया में अगर फंड रेजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये स्टेज होने के बाद, अगर ये कंप्लीट होने के बाद आप और ज़्यादा स्केल करना चाहते हैं तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हैं। तो इस तरह से वर्क करती है इंडिया में। आई होप हमने क्लियर किया होगा कि किस तरह से इंडिया में वर्क करती है और किस तरह से स्टार्टअप को हम जीरो से नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। थैंक यू।